नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज रात के 10 बजे के इस शो पर। और आज फिर से हम बात करने जा रहे हैं राजपूताना की एक महान गौरव गाथा की, जिसके बारे में जैसा हम जानते हैं कि वो छुपाई गई हैं, लेकिन अब छुपने वाला काम, छुपी छुपाई का काम ज़्यादा चलने वाला नहीं है। सब कुछ बाहर आया जा रहा है और उसके साथ ही सारा इतिहास भी बाहर आ रहा है। कल हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से इतिहास के पाठ्यक्रम में कुछ कुछ बदलाव की सुगबुगाहट आरंभ हो गई है। और आज हम स्वागत करते हैं ओमेंद्र रत्नू जी का। नमस्ते संजय नमस्ते सर। ओमेंद्र जी, कैसे हैं आप? बहुत आनंद। तो आज मेवाड़ की बहुत महान आनंद। गौरव गाथा आपने पहले बताई थी दीवार की लड़ाई के बारे में, जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता था। और दीवार की लड़ाई के बाद फिर आपने महाराणा अमर सिंह के बारे में बताया था। जहांगीर के समय तक मेरे ख्याल से 1615 के आसपास कुछ सुलह सफाई हो गई थी और काफ़ी दिनों तक ठीक ठाक चलता रहा। और उसके बाद फिर औरंगजेब के आते आते वापस मेवाड़ ने विद्रोह कर दिया। तो जरा भूमिका बताएं, फिर क्या हुआ, फिर औरंगजेब के आने के बाद महाराणा राज सिंह का क्या उनका क्या रोल रहा, ये सब थोड़ा सा बताइए। और ख़ास तौर से वो जो जो हमारा टाइटल है आज का, क्या 2 बार कैद हुआ जो, वो हाँ, 2 बार कैद। तो 2 बार उस पर कैद हुआ। आएंगे अपन। पहले थोड़ी उस पर भूमिका अपन आएंगे, तय कर लेकिन लें। पूरा आप जो है वो भूमिका से आप अमर सिंह जी से आरंभ करें कुछ कुछ। बिल्कुल। अमर सिंह जी पर एक कार्यक्रम हम सेपरेटली करेंगे, क्योंकि अमर सिंह जी की जो कहानी है वो बहुत हृदय को छू देने वाली है। प्रताप जैसे महापुरुष का पुत्र होकर उस लेवल तक सेक्रीफाइस, उस लेवल की शौर्य गाथा हर एक साधारण व्यक्ति के बस की नहीं है, लेकिन अमर सिंह जी ने उसको निभाया। तो अमर सिंह जी जब 1597 में 1597 में देहांत होता है, मोक्ष होता है प्रताप का, उसके बाद 17 लड़ाइयां जहांगीर से, फ्रंटल लड़ाइयां हुई हैं। 17 wars were fought by Amar Singh Ji and every single war was won by Amar Singh Ji. और 1615 यानी उसके 17-18 साल बाद आते आते मेवाड़ की जो सामंत थे, उन्होंने कहा कि पूरी इकोनॉमी जो है मेवाड़ की, पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो बर्बाद हो चुकी है। सारे ट्रेड रूट्स मुगलों ने बंद कर दिए थे। जहांगीर का बेटा शाहजहां जो था, उसने घेरा डाल दिया था चारों तरफ से। और इस बार उसने एक बहुत चालाकी से छोटी छोटी टुकड़ियां बना के, जो जो मेवाड़ के लोग करते थे वही काम शाहजहां ने, खुर्रम ने किया, जो उस वक्त शाहजादा था उस वक्त। और बहुत चालाकी से उसने मेवाड़ के पूरे रिसोर्सेस को बिल्कुल डिप्लीट कर दिया। तो सामंतों ने लगभग विद्रोह की स्थिति हो गई। और अमर सिंह जी चूंकि अपने पिता को वचन देके उस वचन से बंधे हुए थे, इसलिए अमर सिंह जी ने कहा मैं तो संधि नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सामंतों ने बिना उनको बताए उनके पुत्र करण सिंह को शाहजहां से संधि के लिए गोगुंदा के पास उनकी मीटिंग करवा दी, आफ्टर टेकिंग ड्यू प्रिकॉशंस कि करण सिंह जी को भी कोई हानि नहीं होगी, कोई उनको चोट नहीं पहुंचाएगा, मेवाड़ को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और उसके बाद वो मीटिंग शीटिंग सब हो जाती है। उसके बाद वो सब बात अमर सिंह जी के पास में लेकर आते हैं। अमर सिंह जी फिर भी नहीं मानते हैं। तब सामंत कहते हैं देखिए, मेवाड़ के योद्धाओं की 4-4 पीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं, पुरुष बचे ही नहीं है लड़ने के लिए, सेना को देने के लिए, वेतन देने के लिए धन नहीं है, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, आप बिना सामंतों के लड़ेंगे कैसे? तो अमर सिंह जी ने फिर बहुत निराश होकर कहा कि ठीक है, अगर सभी की यही मंशा है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं अकेला तो लड़ने से रहा और बहुत भारी मन से। लेकिन वो एक बहुत सम्मानजनक संधि होती है, जिसके के मुख्य बिंदु इस प्रकार से थे कि पहली बात, मेवाड़ का महाराणा जो है वो कभी भी दिल्ली जाकर के मुगल सल्तनत के सामने पेश नहीं होगा, मुजरा नहीं करेगा। मेवाड़ की बेटी, मेवाड़ राजघराने की बेटी कभी भी नहीं जाएगी,
चित्तौड़ मेवाड़ को वापस दे दिया जाएगा और लगभग 10,000 मेवाड़ को अपने सैनिक घुड़सवार देने पड़ेंगे मुगलों को। ये उस संधि की 4 मुख्य बातें थी। तो इन चारों को देखते हुए हम आराम से बहुत सरलता से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये एक बहुत सम्मानजनक संधि थी मेवाड़ के लिए और ये बहुत आवश्यक था कि सांगा, उदय सिंह जी, प्रताप और अमर सिंह जी 4 पीढ़ियों से चलते हुए युद्ध के बाद मेवाड़ की जो बिल्कुल ध्वस्त अर्थव्यवस्था थी उसका पुनर्जीवन, उसमें से पुनः अंकुरण हो, उसके लिए ये अंतराल बहुत आवश्यक था। यद्यपि अमर सिंह जी इस आघात को नहीं सह पाए और 1620 में 60 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया इस सदमे के कारण। अपने देहांत से पहले ही वो करण सिंह जी को राज्य दे चुके थे। करण सिंह जी का राज्यकाल 10 एक साल का रहा। 45 वर्ष की आयु में करण सिंह जी का देहांत हो गया। करण सिंह जी ने शाहजहां से संधि कर ली। इनफैक्ट जो वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ जहांगीर की संतानों में, उसमें मेवाड़ ने शाहजहां का साथ दिया और वो एक इंटरिम का पीरियड जो मिला तब से लेकर, और जगत सिंह जी करण सिंह जी के बेटे थे, 2 दशकों तक उनका राज्य रहा। तो उसमें बहुत मेवाड़ को आर्थिक उन्नति हुई और एक जबरदस्त काम जो अमर सिंह जी कर गए थे वो ये था कि 1616 की जो मेवाड़ मुगल संधि थी उसमें उन्होंने गोडवाड़ से और मुगलों के दिल्ली से जो तोपची थे और जो लेटेस्ट फायर आर्म्स थे उसकी फैक्ट्रियां मेवाड़ में आरंभ करवा दी अमर सिंह जी ने। तो यूं समझ लीजिए कि एक मिलिटरीली, इकोनॉमिकली एंड ऑल्सो फ्रॉम द शेयर नंबर्स, क्योंकि जो लड़ाके थे, जो लड़ने वाले थे, उनकी 4-4 पीढ़ियां समाप्त हो चुकी थी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 50 सालों का, 5 दशकों का जो अंतराल मिला मेवाड़ को 1616 से लेके 1652 तक, जब तक कि राज सिंह जी का राज्याभिषेक होता है, तो जगत सिंह जी जो थे वो उनकी रुचि जगत निवास और उन्होंने काफी चीजें, आर्किटेक्चरल चीजें उन्होंने काफी बनाई मेवाड़ के लिए। करण सिंह जी तो ज्यादा जिए नहीं, लेकिन करण सिंह जी भी बहुत अच्छे योद्धा थे, उच्च कोटि के योद्धा थे और उन्होंने भी मेवाड़ का आर्थिक संवर्धन किया। तो ये जो 5 दशक का अंतराल मिला मेवाड़ को, इसमें मानो मां भवानी ने या रणचंडी ने या महादेव ने पूरी बिसात बिछा दी थी कि औरंगजेब और महाराणा राज सिंह जी का जो निर्णायक संघर्ष होने वाला है उसके लिए मेवाड़ पूरी शक्ति के साथ उस दुर्दांत हत्यारे के सामने आंख से आंख मिलाकर खड़ा होने के लिए एक पूरी भूमिका महादेव ने, मां भवानी ने एक तरह से तैयार कर दी। काल का चक्र कुछ ऐसा घूमा। जी, तो अब आ जाते हैं 1658 पे, जिस समय मुगल शहजादों में लड़ाइयाँ चल रही हैं। हाँ, और मुगल शहजादों में लड़ाइयों में मेवाड़ जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेवाड़ न्यूट्रल रहता है और जैसे ही इस आतताई औरंगजेब का सिंहासन आरोहण होता है, वैसे ही राणा राज सिंह जो हैं वो अपनी रणभेरी एक तरह से बजा देते हैं, जजिया देना बंद कर देते हैं। जो मुगलों की मांडल इत्यादि में भीलवाड़ा के आसपास की जो भी उनकी जो आउटपोस्ट थी उन पे कब्जा कर लेते हैं। वो तो उन्होंने 1652 से ही शुरू कर दिया था सर, राज्याभिषेक के थोड़ा सा साथ। आप इसका बैकग्राउंड बताएं और फिर जो बैटल रॉयल होती है वहां तक ले चले हमें। हाँ, क्या हुआ था 1652 में महाराणा राज सिंह जी जैसे ही राजा बने तो मेवाड़ में एक प्रथा है और इतनी मान्यता है इस प्रथा की कि महाराणा प्रताप जब राजा बने थे उदय सिंह जी के देहांत के बाद, तो बहुत दुख का भी समय था, सब बातें थी, लेकिन फिर भी वो टीका दौड़ करनी पड़ती है। टीका दौड़ का अर्थ होता है राणा जो नया महाराजा होता है वो शिकार करने जाता है।
तो टीका दौड़ का महाराणा राज सिंह जी ने एक पूरा का पूरा एक कैंपेन चला दिया और उन्होंने 200 300 किलोमीटर तक टीका दौड़ के बहाने से मेवाड़ के राज्य का चारों 10 दिशाओं में तो कहते संभव नहीं है, लेकिन चारों दिशाओं में उन्होंने विस्तार कर दिया। 10 दिशा तो आध्यात्मिक एक आइडिया है। तो चारों दिशाओं में उन्होंने इवन आप देखिए 8 तो कह सकते हैं आप, 4 नहीं 10 नहीं कहे तो 8। हाँ सही कह रहे हैं आप। 8 दिशाओं में 100 200 300 किलोमीटर तक, यहां तक कि मालपुरा जो कि जयपुर रियासत में आता था, मालपुरा तक मेवाड़ का विस्तार उन्होंने 6 साल के अंदर कर लिया, जब मुगल शहजादे आपस में एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे। उस अंतराल का ये भरपूर उपयोग राज सिंह जी ने किया। और चूंकि शाहजहां की एक सिंपैथी थी करण सिंह जी से, जगत सिंह जी से और एक हद तक राज सिंह जी से भी, तो जब मुगल जनरल्स गए शाहजहां के पास कि राज सिंह मेवाड़ का ये कर रहा है, तो एक जगह प्रसंग आता है जहां लिखते हैं मुगल्स खुद अपने एनल्स में कि शाहजहां ने कहा कि वो मेरा भतीजा है, उसको करने दो जो वो कर रहा है। तो दे टर्न्ड अ ब्लाइंड आई एंड शाहजहां वाज बेनेवोलेंट। यद्यपि 1657 आते आते 58 आते आते शाहजहां का धैर्य भी टूट जाता है और वो चित्तौड़ पर हमला करता है। लेकिन वो इसलिए वो ऊहापोह में, क्योंकि इधर उसके जो औरंगजेब था, दारा शिकोह था, शुजा था, तो ये सब आपस में लड़ रहे थे जब, तो शाहजहां को इतना अंतराल नहीं था कि वो मेवाड़ से ज्यादा झगड़ा ले, और अंततोगत्वा वो मेवाड़ के प्रति उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर था। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, इससे निषेध नहीं किया जा सकता। अपने हृदय से राज सिंह जी जो थे इस संघर्ष में दारा शिकोह के साथ थे और चाहते ये थे कि वे की दारा ही जो है वो इस संघर्ष को जीते, लेकिन प्रकट रूप से मेवाड़ न्यूट्रल रहा। मेवाड़ ने न किसी को सेना दी, न किसी को सहायता करी, और अब टीका दौड़ के माध्यम से केवल अपने राज्य का विस्तार राज सिंह जी करते रहे। और एक बहुत क्रिटिकल काम जो उन्होंने किया वह था मारवाड़ के राठौड़ों के साथ एक अलायंस बनाना। एक फॉर्मल अलायंस नहीं था, एक औपचारिक अलायंस उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन चूंकि वो उनकी जो वो मामा थे, उनकी बहन जो थी वो मेवाड़ में परिणाई गई थी, तो इसलिए उन्होंने उनका एक संबंध बनता था राठौड़ों से, तो उस संबंध को उन्होंने खूब अच्छी तरह से मेवाड़ मारवाड़ अलायंस को सीमेंट का आधार ले करने में उन्होंने आरंभ किया। सीमेंटिंग तो इसकी 15-20 साल के बाद पश्चात हुई जब दुर्गादास राठौड़ आए सीन के ऊपर, लेकिन महाराजा जसवंत सिंह जी जो थे जोधपुर के, वो बहुत प्रतिभाशाली और बहुत दूरदर्शी और बहुत वीर राजा थे, आध्यात्मिक व्यक्ति थे। बहुत सुंदर सुंदर उनके दोहे कविताएं हैं, कभी अवसर होगा तो वो भी आपके साथ साझा करूंगा। जसवंत सिंह जी मुगलों के युद्ध में दारा शिकोह के साथ थे, और बाद में उनको जयपुर के राजपूतों ने और मेवाड़ के राजपूतों ने समझाया कि आप इस पचड़े में क्यों पड़ते हैं। तो अंत समय में उन्होंने दारा शिकोह के साथ अपना जो संधि थी वो तोड़ ली, और दारा शिकोह की जो मदद करनी थी वो सेना नहीं भेजी। परिणाम स्वरूप दारा को पराजय हुई, दारा की, और दारा को मार डाला गया। इस सब के पश्चात राज सिंह जी का एक कोल्ड सी रिलेशनशिप थी जब औरंगजेब दिल्ली का जब राजा बन जाता है तो। और पहला इनका कॉन्फ्रंटेशन होता है जब किशनगढ़, जो अजमेर के पास में कृष्णगढ़ करके हमारा एक राजपूतों का ठिकाना था, वहां की रानी राजकुमारी चारुमती, जो कि बहुत सुंदर थी, और उसका हाथ औरंगजेब कहता है कि मैं इससे विवाह करूंगा। वो एक लेटर लिखती है राज सिंह जी को कि आप हिंदू धर्म के सबसे बड़े और सबसे प्रखर रक्षक हैं, मेरा विवाह आपके साथ होना चाहिए। यदि इस मलेच्छ ने मुझे ब्याहा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, अब मेरी आत्महत्या आपके सर पर होगी। तो जो पहला कन्फ्रंटेशन राज सिंह जी का औरंगजेब से होता है वो चारुमती प्रकरण पर होता है। और राज सिंह जी जो हैं वो एक वीर योद्धा की तरह, एक सच्चे राजपूत की तरह, एक सच्चे हिंदू क्षत्रिय की तरह वे उस महिला की पुकार को रिस्पॉन्ड करते हैं, और वे जाते हैं वहां पर। आप कहें तो उस पूरी बात को सुनाऊं मैं कि रतन सिंह चूंडावत और हाड़ी रानी का जो किस्सा है वो इसी से रिलेटेड है। हाँ बिल्कुल, सुनाइए सुनाइए। बड़ी मार्मिक कहानी है सर।
महाराणा राज सिंह जी जब किशनगढ़ जा रहे थे बारात लेकर के, और बारात क्या थी, वो तो 10-15 हजार की सेना लेके जा रहे थे, उन्होंने सलूम्बर के चुंडावत, रतन सिंह चुंडावत, जिनके जो बहुत युवा थे, 26-27 साल के थे, और उनकी शादी हुई थी हाड़ाओं में, हाड़ा राजपूत जो कोटा बूंदी के होते हैं, हाड़ी रानी कहलाती थी उसकी जो पत्नी थी। और बड़ा प्रसंग बहुत बहुत प्रसिद्ध है। तो उनको वो कहते हैं कि आप दिल्ली से किशनगढ़ के रास्ते को रोक दीजिए, क्योंकि ये औरंगजेब अपनी सेना भेजेगा, मेरे विवाह में, मेरे चारुमती के साथ विवाह में बाधा डालेगा, तो आप उस सेना को क्रॉस न करने दें जब तक कि मैं 10-15 दिन में विवाह की पूरी जो औपचारिकता है वो पूरी नहीं होती है। तो रतन सिंह चुंडावत जो है वो निकलते हैं, अपनी 50,000 सेना मेवाड़ की लेकर के वो निकलते हैं। और चूंकि नया नया विवाह होता है तो वे कुछ कहते हैं अपनी पत्नी को कि कुछ भेंट दे दो मुझे। फिर 2 दिन बाद एक हरकारे को भेजते हैं कि नहीं, कुछ और भेंट दो, कुछ और अंतरंग भेंट दो। फिर वो पड़ावी डाल देते हैं। जब हरकारा जाके हाड़ी रानी को कहता है कि वे तो बैठ ही गए हैं, वो आपकी स्मृति में ही खोए रहते हैं, तब एक महान त्याग वो स्त्री करती है। वो अपनी गर्दन, अपना सर काट करके एक थाली में रख देती है और उस हरकारे को कहलवा देती है कि इसकी जो लाल चुनरी है इसके ऊपर ये जो ठाकुर रतन सिंह जी जो है वो स्वयं उतारे हैं इसको। और वो बेचारा हरकारा वो लेके जाता है। रतन सिंह वो चुनरी हटा के अपनी प्रिय रानी का सर देखते हैं कटा हुआ। सारे मोह के बंधन उनके वहां टूट जाते हैं और बड़े दुखी मन से वो जाते हैं आगे। लेकिन वे अपना कर्म, अपना कर्तव्य कर्म निभाते हुए औरंगजेब की सेना को पूरी तरह से पराजित करते हैं। और खुद भी वो चूंकि निराश हो चुके थे, जीना चाहते भी नहीं थे, तो एक तरह से वो लड़ाई में फिर वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये एक प्रकरण चारुमती का पहला कांटा था जो मेवाड़ और मुगलों के बीच में, विशेष तरह राज सिंह जी और औरंगजेब के बीच में आता है। जी, फिर आगे चलिए, फिर चारुमती वाला प्रसंग पूरा होता है। चारुमती के प्रसंग के बाद में 1669 ईस्वी में ये मलेच्छ औरंगजेब एक राजाज्ञा देता है, ये ऑड्री टस्के जैसों के सर पे जाके मारनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें रिकॉर्ड में उपलब्ध है। वीर विनोद में वो उसके हस्तक्षेप से उसका हाथ की जो पंजा बना हुआ है और वो रिकॉर्ड में अवेलेबल है। वो कह रहा है कि जितने भी वैष्णव मंदिर हैं वे सब तोड़ दिए जाएं। मैं कहीं पढ़ रहा था कि उस स्त्री ने कहा है कि 12 से 15 मंदिरों के बीच में तोड़े हैं। 200 से अधिक मंदिर औरंगजेब ने अकेले उदयपुर में तोड़े थे। ये डॉक्यूमेंटेड है। 76 यहाँ जयपुर तक में जो उनका अलायंस था, यहाँ तक तो आके तोड़े हैं। गोनेर का मंदिर तोड़ा हुआ है। बताइए मुझे आप। 76 मंदिर जो है चित्तौड़गढ़ में तोड़े हैं, और मारवाड़ में तो मंदिरों को हजारों मंदिर तोड़े गए। जो मुख्य कारण जो राठौड़ों के विरोध का था औरंगजेब से, वो यही बना कि जब उसने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इस सब के बीच में एक विलक्षण घटना घटती है कि ये जो गोवर्धन मंदिर का, श्रीनाथ जी का मंदिर था मथुरा के निकट, वहां के गुसाइयों को एक संदेश भेजता है औरंगजेब कि यदि तुम इतने चमत्कारी हो, तुम्हारा कृष्ण और तुम्हारा भगवान इतना चमत्कारी है, तो मुझे कोई चमत्कार करके दिखाओ, और अगर नहीं दिखा पाते हो तो मैं तुम्हारा मंदिर तोड़ने आ रहा हूं। भगवान कृष्ण का श्रीनाथ जी का मंदिर। और किसी राजा का इतना सामर्थ्य नहीं, किसी हिंदू का सामर्थ्य नहीं था उस वक्त कि औरंगजेब की इस धमकी को काउंटर कर सके। ये बेचारे गोसाई अक्टूबर 1669 एडी के अंदर ये लोग निकलते हैं। पहले जयपुर आते हैं, क्योंकि जयपुर में सोचते हैं भी गोविंद देव जी का मंदिर है और इनके इष्ट देव हैं। जयपुर के राजा मना कर देते हैं कि हमारे सामर्थ्य नहीं है कि हम औरंगजेब से पंगा लें। फिर ये जोधपुर जाते हैं, जोधपुर के राजा भी इनको उत्तर दे देते हैं। फिर महाराणा राज सिंह जी के पास जब ये गुसाई जाते हैं तो महाराणा राज सिंह जी का उत्तर सुनिए सर। वे गुसाइयों को बिठाते हैं अपने राज दरबार में और राज सिंह जी घोषणा करते हैं,
जब तक मेरे 1 लाख राजपूतों का सर नहीं कट जाता, तब तक औरंगजेब श्रीनाथ जी की मूर्ति को हाथ नहीं लगा सकता। ये पूरा मेवाड़ खुला है, आपको जहां जाना है वहां जाके मंदिर की स्थापना करिए। जब मूर्ति की स्थापना होगी मैं स्वयं आऊंगा। अब औरंगजेब एक चिट्ठी लिखता है राज सिंह जी को कि आप श्रीनाथ जी की मंदिर में श्रीनाथ जी को अगर शरण देंगे तो ये मेवाड़ और मुगलों की संधि का उल्लंघन माना जाएगा और हम मेवाड़ के साथ युद्ध करेंगे। राज सिंह जी उसका उत्तर ही नहीं देते और राज सिंह जी सीधा वीर दुर्गादास राठौड़ के साथ संपर्क स्थापित करते हैं, क्योंकि 1667 जहां तक मुझे याद आ रहा है जसवंत सिंह जी की हत्या ये कर चुका था। जसवंत सिंह जी को अपने स्थान में ये जहर देके मरवा चुका था। वो एक कालखंड ऐसा था सर कि जयपुर, जोधपुर और मेवाड़ तीनों जगह बहुत प्रतापी राजपूत राजा थे और तीनों से चिढ़ता था औरंगजेब। दो यद्यपि अपनी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के कारण औरंगजेब से बंधे हुए थे, मेवाड़ स्वतंत्र था, लेकिन औरंगजेब तीनों राजपूत राजाओं से चिढ़ता था और तीनों की उसने हत्या करवाई जहर देकर। सबसे पहले जसवंत सिंह जी का नंबर आया, जसवंत सिंह जी की हत्या हुई और जसवंत सिंह जी के जो पत्नी थी उनके देहांत के समय गर्भवती थी, तो वो एक अलग प्रकरण मैं बताऊंगा तीसरी बात जब मैं करूंगा। तो जयपुर के मेजर राजा जयसिंह को भी 1677 में शायद 1678 में जहर देके खिल्लत होती थी इसकी, वो जहरीले कपड़े पहनाता था, उसको उनको मरवाया। तो जब श्रीनाथ जी के मंदिर का संकट राज सिंह जी पर आया तो उन्हें पता था कि उनकी अकेले की सेना जो है वो औरंगजेब से नहीं लड़ पाएगी। उन्होंने मारवाड़ के राठौड़ों से एक संधि टाइप कर ली कि यदि श्रीनाथ जी के मंदिर पर हमला होता है तो राठौड़ भी उसकी सहायता को आएंगे, और राठौड़ ने कहा हम आएंगे। तो एक संघर्ष खमनौर के पास में हुआ है। वहां सावलदास राठौड़ जो थे वो यद्यपि थे राठौड़, लेकिन वो ही वॉज रिप्रेजेंटिंग मेवाड़, वो देवगढ़ के पास के थे। उनकी आर्मी और मुगलों के बीच में संघर्ष हुआ और मारवाड़ के 50,000 राजपूतों को आना था, लेकिन वो एक दिन देरी से आए। तो उसमें पहले दिन मेवाड़ की आधी फौज का सफाया हो गया और अगले दिन केसरिया बांध के सब लोग साका करने जा रहे थे कि हम मरने जा रहे हैं, हम अपने देवता का अपमान तो नहीं होने देंगे। और तब राठौड़ आ जाते हैं और ये जॉइंट आर्मी मुगलों की आर्मी को कंक्लूसिवली डिफीट करती है। श्रीनाथ जी का मंदिर सिहाड़ नाम के गांव के अंदर धूमधाम से मंदिर की प्रतिष्ठा करके स्थापित किया जाता है और ये मलेच्छ कभी भी उस मंदिर को, कभी भी उस मूर्ति को वायलेट नहीं कर पाए, क्योंकि दो बड़ी रियासतों के राजपूत एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुगलों को पराजित करने में सफल हुए थे। ये दूसरी सबसे बड़ी कांटा बना मेवाड़ और राज सिंह जी और औरंगजेब के बीच में संघर्ष का। अब आ जाते हैं फाइनल कंक्लूजन 1679। लेकिन इससे एक पहले दुखद बात मैं आपको बताऊं सर कि मैं नाथद्वारा कितनी बार गया हूं, आप भी गए होंगे, कहीं ये मेंशन्ड नहीं है, कहीं कोई बड़ा बिलबोर्ड नहीं है, कहीं कोई कोई कुछ। तो कैसे होगा साहब, हम लोग जो हैं वो हम लोग सेक्युलर हैं ना। तो सेक्युलर का मतलब होता है कि हम किसी भी आतताई का, किसी भी दुर्दांत नृशंस बलात्कारी का उसका हम रोया नहीं दुखा सकते ना। कितनी पीड़ा होगी उसको अगर उसको पता चलेगा कि वो एक मंदिर नहीं तोड़ पाया, बताइए। हाँ ये बात तो है, ऑन अ कॉस्मिक स्केल हमें ये पाप नहीं करना चाहिए। हमारे मंदिरों को भी तोड़वाना चाहिए, हमारे देवताओं का अपमान भी करवाना चाहिए, हमारी बच्चियों का भी शीलभंग करवाना चाहिए, सभी कुछ होना चाहिए। ये बात तो सही है। हमारे तथाकथित राष्ट्रपिता तो ऐसा ही कहेंगे ना। हाँ, उसका बस चलता तो वो स्वयं भी लेट ही जाता। तो तीसरा जो प्रकरण आता है वो आता है जजिया का। और उस जजिया से पहले एक बात, जो महाराजा जसवंत सिंह जी मारवाड़ के साथ में क्या घटना घटती है। मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह जी के बड़े बेटे पृथ्वीराज को औरंगजेब पहले ही मरवा चुका था। वो बहुत ही प्रतापी राजकुमार थे
और जसवंत सिंह जी बिल्कुल टूट चुके थे अपने बड़े पुत्र की हत्या के बाद, और विवश थे, कुछ कर नहीं सकते थे। अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ते वक्त वहां उनको जहर देके मारा गया। उनको घायल अवस्था में जब यहाँ लाया जा रहा था तो उनको रास्ते में वीर दुर्गादास राठौड़ उनके सामंत थे, और अन्य सामंतों ने पूछा कि महाराज साहब आप अपना शरीर छोड़ दें, आपका प्राण क्यों अटके हुए हैं, आप क्यों इतने कष्ट में हैं? तब वो वचन लेते हैं वीर दुर्गादास राठौड़ और अन्य सामंतों से कि जो मेरा बच्चा इस वक्त मेरी रानी के गर्भ में है वही मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा, इस बात का वचन दे तो मैं प्राण त्याग। मारवाड़ का, सॉरी मारवाड़ी बोला मैं मेवाड़ बोल दिया, मेवाड़ बोल, सॉरी सर, मारवाड़ जोधपुर का। तो वीर दुर्गादास राठौड़ इस बात को बिल्कुल अपना वचन देते हैं, और औरंगजेब जसवंत सिंह जी की पत्नी को और उनके निवास की सब स्त्रियों को अपने पास आगरा बुला लेता है, दिल्ली बुला लेता है, और वहां उनको नजरबंद करके रखता है जब तक कि बच्चा अजीत सिंह का जन्म नहीं हो जाता है, और कहता है कि इसे हम इस्लामिक तरीके से इसे बड़ा करेंगे और सही समय पर इसे जोधपुर का राजा बना देंगे, जोधपुर का नवाब बना देंगे। इस पर जोधपुर के राठौड़ बिल्कुल उबल जाते हैं दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में, और वे कहते हैं कि नहीं, आप हमारा बच्चा हमें दे दें और हमारा ये उत्तराधिकारी है, महाराजा जसवंत सिंह जी का पुत्र है, इसे हिंदू रीति रिवाज से हम जोधपुर में ही पालेंगे। औरंगजेब मना कर देता है। इस औरंगजेब की भी किस्मत फूटी हुई थी कि ये ऐसे ही पंगे लिया करता था, छत्रपति शिवाजी महाराज से लिया था तो वो भी फलों की टोकरी में निकले, अब जब अजीत सिंह जी से लिया तो वीर दुर्गादास राठौड़ ने इनको भी फलों की टोकरी में, जो महाराजा जसवंत सिंह जी की पत्नी थी, वो मेवाड़ की बेटी थी, उनको निकलवाया, और बच्चे इन्फेंट अजीत सिंह को भी निकलवाया। 500 मारवाड़ के राजपूत अपनी पत्नियां, अपने बच्चों और अपने निकट संबंधियों को बारूद से उड़ा देते हैं दिल्ली में। वो जगह आज भी है, मैं कल ही पता चला है कि वो स्मारक आज भी वहां पे दिल्ली में कहीं पर है, ढूंढना पड़ेगा मुझे। बारूद से, ये साके का भी नेक्स्ट लेवल था। यानी एक तो हमने सुना था कि जो जौहर और साका होता था कि युद्ध में मारे जाते थे, एक होता था जल जौहर, जो रणथंबोर में हमीर देव चौहान की बेटी पद्मला ने किया था कि वो जल में डूब के मर गई थी पत्थर बांध के जब मुगल आतताई आए थे। और तीसरा ये बारूद जौहर कि बारूद से अपनी पत्नी, अपने बच्चों को उड़ा देते थे। तो उसके बाद ये 500 लोग निकलते हैं, और वो बच्चा और वो जो फलों की टोकरी में उनको डिफेंड करते हुए 10,000 मुगल आर्मी इनको चेज करती है। एट अ टाइम 15-20 राजपूत रुकते थे, उस आर्मी को एंगेज करते थे, तो वो 1 घंटा आगे निकल जाते थे। ये लोग ऐसे करते करते मरते 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 ये लोग बलूंदा जोधपुर के अंदर पहुंचते हैं। वहां ठाकुर मोखम सिंह बलूंदा अपने यहाँ पर इनको लेते हैं, और छोटे नन्हे बालक अजीत सिंह को सिरोही के जंगलों में पाला जाता है। दुर्गादास राठौड़ तब महाराजा राज सिंह जी के पास जाते हैं, महाराणा राज सिंह जी के पास, और उन्हें कहते हैं कि आप इसको मेवाड़ का प्रश्रय दें। और राज सिंह जी खुले मन से कहते हैं कि मारवाड़ के उत्तराधिकारी की रक्षा मेरा कर्तव्य है, मैं इसका मामा हूं, ये मेरा भांजा है और मैं इसकी रक्षा करूंगा। ये तीसरा पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आता है औरंगजेब के साथ में, जो कि महाराजा राज सिंह जी का था। 1679 में औरंगजेब 79 में औरंगजेब पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में जजिया कर लगा देता है, ऑफिशियल प्रोनाउंसमेंट कर देता है, जिसके विरोध में महाराणा राज सिंह जी उसको एक लेटर लिखते हैं। और वो लेटर भी मैंने अपनी पुस्तक के अंदर उद्धृत किया है। बड़ी उसमें तीखी भाषा का प्रयोग करते हैं कि आप गरीब लोगों से क्यों धन चाहते हैं, आपको लेना है तो अब हमारे जैसे राजाओं से लीजिए। और इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक ताना भी मारा था इसको, औरंगजेब को, कि अगर तेरे में दम है, हिम्मत हो तो राज सिंह से लेके दिखाओ। मेवाड़ के राज सिंह से तो जजिया लेके दिखा, तब मानेंगे तेरे जजिया को, गरीब आदमी से क्या जजिया लेता है। तो ये सारी भूमिका जिसपे कि देखिए, महाराणा राज सिंह जी जो थे वो एक शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत एक्सट्रीमली एम्बिशियस, एक्सट्रीमली पोलराइज्ड हिंदू, कट्टर हिंदू थे बिल्कुल। और स्त्रियों की रक्षा करना उनके जीवन का, क्षत्रिय धर्म का, उनकी फिलॉसफी का एक बहुत बड़ा पार्ट था। तो इतने एग्रेसिव हिंदू राजा से औरंगजेब ने गलत पंगा ले लिया, और
कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बनी मेवाड़ की कि चूंकि 50 साल से मेवाड़ लड़ा नहीं था, मेवाड़ के पास न तो पैसे की कमी थी, न फायर आर्म्स की कमी थी, न आर्मी की संख्या की कमी थी, न संसाधनों की कमी थी, न विल पावर की कमी थी। जब राज सिंह जैसा नेता उनको मिला हुआ था, जो जो राजा था, जो ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बहुत एग्रेसिव पर्सनालिटी के धनी थे महाराणा राज सिंह जी। एक जगह पर एक प्रसंग आया है, मैंने अपनी पुस्तक में उद्धृत भी किया है उसको, कि दो जनों को ये लोग थोड़ा ऐसे टेम्परेरी ट्रूस के लिए राज सिंह जी भेजते हैं। तो चित्तौड़ के अंदर बड़ा नरसंहार उस वक्त कर रहा था, एक नाम ध्यान बोल, अब्दुल्ला खान ऐसा कुछ था। तो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कितनी सेना है? वो जो मुगल जनरल था बड़े अहंकार से पूछता है, तो वो बोलते हमारे पास 26,000 घुड़सवार है। तो बोला कि आलमगीर के पास में तो 1 लाख घुड़सवार है, तुम कैसे युद्ध करोगे? तो मेवाड़ के तुमसे युद्ध करने के लिए 26,000 घुड़सवार पर्याप्त हैं, 26,000 में ही तुमको ठोक देंगे हम। पर आप कल्पना करें 26,000 घुड़सवार उस समय मेवाड़ के पास होना। और जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, 3 फ्रंट्स पे जो लड़ाई लड़ी राज सिंह जी ने, उनके 2 बेटों ने, जय सिंह और भीम सिंह ने, कोई देयर वाज नो डर्थ ऑफ रिसोर्सेस, पूरे भरे पूरे खुल के टक्कर लिए इन्होंने। तो जजिया लगने के बाद में जो रहा सहा जो एक सॉफ्ट कॉर्नर था, या समझे कि एक जो कोल्ड एक ट्रूस थी मेवाड़ और मुगलों के बीच में, वो भी समाप्त हो गई। और औरंगजेब स्वयं अपने 2 बेटों परवेज और 3 बेटों मुअज्जम और अकबर नाम का इसका एक बेटा था, उन तीनों को वो अलग अलग दिशाओं से, उस वक्त परवेज दक्षिण में था, मुअज्जम अफगानिस्तान में था और ये अकबर दिल्ली में था, इन तीनों को बुलाकर मिलकर ये सब लोग मेवाड़ पर हमला करने का प्लान बनाते हैं। ये 2 साल की कैंपेन चली, 1679 से लेके 1680 दिसंबर तक, जब तक कि उसको पराजित करके राज सिंह जी वापस औरंगजेब को अजमेर दिल्ली भेज देते हैं। और 1680 की दिसंबर में उनके भोजन में जहर मिलाकर औरंगजेब उनकी हत्या करवा देता है। तब तक ये सारा प्रकरण 2 साल तक भरपूर पिटाई करिए इसकी। और गिरफ्तारी का क्या है प्रसंग? ये जो सबसे रोचक आपने बात बताई कि गिरफ्तार हाँ, वो क्या है, वो बताएं, क्योंकि वो मैंने भी नहीं सुना कभी, सही बताऊं तो आपको। मैं उस पर शोध कर रहा हूं सर। अभी हुआ क्या कि टॉड ने एक जगह लिखा है, टॉड ने लिखा कि वो दर्रों में अकबर को ये किया और मुअज्जम को ये किया, परवेज को, व्हेन ही इज डिस्क्राइबिंग द वॉर, द एंटायर वॉर। उस पर भी हमें 10 मिनट बात करनी पड़ेगी कि एंटायर वॉर में हुआ क्या था। बट अगर औरंगजेब की गिरफ्तारी की बात करें तो टॉड इज कोटिंग रॉबर्ट ओरमे। रॉबर्ट ओरमे एक ब्रिटिश हिस्टोरियन हुए हैं जो कि ही प्रीडेट्स टॉड। टॉड 1830 में हुए थे और ये 1700 समथिंग में हुआ था। तो ही इज क्लोजर टू व्हाट राज सिंह जी वाज, एंड ही वाज क्लोजर टू द, जिसे कहते हैं ना अपन, फर्स्ट प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, और वो सब। वो उन लोगों से मिला भी था और ओरमे को औरंगजेब के बारे में बहुत डिटेल उस आदमी ने स्टडी करी है। मैं उसकी पुस्तकें मंगाने की चेष्टा कर रहा हूं, लेकिन क्लियरली ओरमे ने लिखा है कि मेवाड़ के दर्रों में राजपूतों ने आगे पेड़ काट के एक रास्ता बना रखा था, उस पास को बंद कर रखा था, और पीछे जब वो आने लगी तो वहां पर भी उन्होंने उनको इस तरह से एक नैरो गेज के अंदर घेर लिया और ऊपर आराम से बैठे, आराम से मजाक उड़ाया। ऊपर जरा सा भी हिले तो पत्थरों की ऐसी बारिश हो, वो भील और मेवाड़ की सेना ऐसी बारिश करे कि वो 1 सेकंड में सबके सब मारे जाएं। लेकिन राज सिंह जी मेरे ख्याल से इस बात को बढ़ाना नहीं चाहते थे। आफ्टर ऑल, अगर एक मुगल राजा को मार डालना ही हो जाता तो फिर वो बहुत बात बढ़ जाती। पता नहीं उस समय क्या परिस्थिति थी। राज सिंह जी ने इसको छोड़ा, इसको 2 बार इस आदमी को छोड़ा, और रॉबर्ट ओरमे ने क्लियरली लिखा है। और राजेंद्र शंकर भट्ट ने अपनी पुस्तक राज सिंह और औरंगजेब का पूरा इसमें वर्णन किया है। उन्होंने गिरफ्तारी का तो नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने कहा कि औरंगजेब अल्टीमेटली अपनी जान के डर से वापस अजमेर चला गया, मेवाड़ की कैंपेन को बीच में छोड़कर अपने तीनों पुत्रों के पास। तो उसको भी अगर हम कनेक्ट करें तो ये पता, और इस पर थोड़ा और शोध होना चाहिए हमें, और थोड़े प्राइमरी सोर्सेज चाहिए जो हमें सिद्ध कर सकें कि
औरंगजेब वाकई गिरफ्तार हुआ था। अभी तक टॉड और ओरमे का ही जो बयान है वो उसको हम मान के चल रहे हैं। ये 3-4 जगह पर प्रकरण आया है कि इसकी जो पत्नी थी उदयपुरी करके, सर्केशियन वाइफ थी, कोई फॉरेनर थी, वो अरेस्ट हो जाती है और उसको फिर ससम्मान राज सिंह जी अपनी बहन मानकर, जैसा कि राजपूतों की ट्रेडिशन था कि हम किसी की स्त्री को पकड़ते थे तो कभी उसका यौन शोषण हमारी कल्पना में भी नहीं था, होना भी नहीं चाहिए। स्त्री तो किसी की भी हो, सम्मान योग्य है। तो ये 3-4 जगह पर डॉक्यूमेंटेड है। तो समझने वाली बात यह कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रानी कहीं और चल रही थी और औरंगजेब कहीं और था। अगर उदयपुरी जो है, उसका नाम ही उदयपुरी, UDEPERR, उदयपुरी, अगर वो गिरफ्तार हुई है और वो 4-5 जगह बिल्कुल कंफर्म्ड वीर विनोद में भी लिखा हुआ है, तो फिर तो औरंगजेब भी गिरफ्तार हुआ ही था। ये एक मुझे लगता है कि और ठीक है, हमारे अगर बीच में शौर्य के विरुद्ध था कि हम सिविलियन पॉपुलेशन का कुछ नहीं करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि दुष्टों के साथ दुष्टता करने में कोई बुराई नहीं है कि ये इस वजह से जो है इनको ये निश्चिंतता रहती थी मुगलों को कि अगर वो हार भी गए तो ये राजपूत और ये मराठे ये तो हमारा कुछ कोई हमारी सिविलियन पॉपुलेशन का बुरा करेंगे नहीं, और यदि ये जीत जाते थे तो ये पूरी तरह से तहस नहस करते थे आपके मंदिर, बिल्कुल सही कह रहे आपके हैं सर आप। रिसोर्सेज, आपके सिविलियन पॉपुलेशन, आपकी औरतें, किसी को नहीं छोड़ते थे। तो ये जो है ये काम सिर्फ एक बार हुआ है जब इसी तरह का, जब सालार जंग गाजी जो है ये गया था, वो बैटल ऑफ बहराइच जिसकी बात करते हैं हम, महाराजा सुहेल देव थे, तो महाराजा सुहेल देव ने बिल्कुल वही ट्रीटमेंट इनके साथ किया जो ये करते थे हमारे साथ। उसके बाद ये 150 साल तक वापस नहीं आए थे। अब आपके मन के लिए बता दूं, सोहेल देव के तो नमन है उस महापुरुष को, अगर उन्होंने ऐसा किया था। राज सिंह जी के बेटे भीम सिंह ने गुजरात के अंदर जाकर ईडर में और उसके आसपास के इलाकों में 300 मस्जिदें तोड़ी हैं, ये वीर विनोद में लिखा हुआ है। दूसरा, इनका एक मिनिस्टर था, सिविल मिनिस्टर दयाल शाह, उसको मालवा भेजा राज सिंह जी ने, तो उसने वहां कुरान को जला के और सारे मस्जिदों के मौलवियों के दाढ़ियां मुंडवा दी और 150 से अधिक मस्जिदों को जमींदोज कर दिया उस आदमी ने। तो मेवाड़ ने भी सीख लिया था कि इनकी भाषा में ही इनका प्रतिकार किया जाए। पर वहां बात हो रही थी महिला की, तो बिल्कुल आप उचित कह रहे हैं कि हमें इन दुर्दांत हत्यारों के साथ में कोई नरमी नहीं दिखानी चाहिए थी। आप कल्पना करें सर, 1680 में औरंगजेब की गर्दन अगर काट दी होती राज सिंह जी ने, 27 वर्ष वो नीच आदमी उसके बाद जिया। आज भारत का डेमोग्राफी, भारत की ज्योग्राफी, हो सकता है पाकिस्तान ही ना होता आज, अगर अगर औरंगजेब को मार डाला गया होता तो। ये सावरकर जी ने इसके लिए एक शब्द प्रयोग में लाया है उन्होंने, उसको इन्होंने सगुण विकृति कहा है, सगुण विकृति। और जो उसका जो संदर्भ है वो गौहर भाई है, जो गौहर भाई को कल्याण के ठिकानेदार के बहू को लेकर आए थे, शिवाजी के सामने पेश किया था, उन्होंने ससम्मान वापस किया था, तो उसको सावरकर कहते हैं ये सगुण विकृति है, और सगुण विकृति भी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि हम बाकी महाराणाओं को तो एक पोस्टेरिटी के अंदर एक लीवे दे सकते हैं कि वे इस्लाम का सच्चा स्वरूप नहीं जानते थे, लेकिन राज सिंह जी तो सब जानते थे। इनका धोखा देने की प्रवृत्ति, इनकी चालबाजियां, और ये एक अक्षम्य, ये एक ऐसा टोला है जिसको कभी भी क्षमा नहीं करना चाहिए। ये केवल और केवल शक्ति और सामर्थ्य की भाषा ही समझता है। दया, करुणा, ममता, इन जैसे मलेच्छों को समझ में आती ही नहीं है। लेकिन दक्खन में औरंगजेब जो था 27 साल तक अटका रहा दक्खन में। और उसने बहुत से गढ़ जीते, लेकिन आप मराठों को देखिए, मराठों ने उसका ऐसा हिसाब किताब कर रखा था कि पहले बहुत छकाते थे, फिर उस जैसी उसकी आदत थी कि उसमें से पूरे 27 साल में सिर्फ 2 या 3 गढ़ हैं जो उसने लड़के जीते।
बाकी सब उसने रिश्वत देके जीते। और उन्होंने ऐसा परफेक्शन कर रखा था 27 साल में, पता नहीं कितनी बार उससे रिश्वत ली और छोड़ के चले गए, और उसके बाद कुछ दिन बाद आए, वापस कब्जा कर लिया। तो उन्होंने पूरा सिस्टम बना लिया था कि इससे रिश्वत लेके गढ़ वेकेट कर देते थे, तो ये कुछ दिन खुश होता था, और फिर ऐसे टाइम पे वेकेट करते थे जब बारिश आने वाली होती थी। फिर वहां पे वो जब तक सेलिब्रेट करता था, बारिश आ जाती थी, वहीं फंस के अटक के बैठ जाता था। तभी तो 27 साल अटका रहा वहां पे। बिल्कुल ठीक बात है, बट 27 साल अटकने के अंदर ये भी था कि इस तरह से जूते मारकर इसको यहां से भगाया गया मेवाड़ से। इसको अच्छी तरह समझ में आ गया कि मेवाड़ के पार पाना अब असंभव है, विशेषतर अब जबकि मारवाड़ के राठौड़ और मेवाड़ के सिसोदिया, जब इनके बीच में अलायंस हो गया, तो उसके बाद तो मुगलों का खेल राजस्थान में समाप्त हो चुका था। बिल्कुल। तो इस शौर्य अगर गाथा प्रॉपर के लिए वॉर की बात आपको कर लें कि जब लड़ाई हुई तो कौन सी? मैं ब्रीफली समाप्त कर दूं बात की, जो एक्चुअल वॉर हुआ राज सिंह जी और औरंगजेब के बीच में, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या हुआ कि 1679 में जब ये आया, तो राज सिंह जी ने स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी के तहत पूरी जनता को खाली करवा लिया मैदानों से। ये पहले भी हुआ था, प्रताप ने किया था, महाराणा हमीर सिंह ने किया था, बापा रावल ने भी किया था। मेवाड़ के अंदर ये प्रथा थी कि जैसे ही कोई दुर्दांत हत्यारा आता था 1,00,000-2,00,000 की सेना लेकर, तो जनता पहाड़ों में चली जाती थी और उसको पानी के कुओं में जहर डाल दिया जाता था। यानी पानी की सप्लाई भी मुगलों को अजमेर से होती थी, अगर वे वहां का पानी पीते तो मर जाते। और पहाड़ों में भील, हमारे जो भील, जो जिनको हम आज शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, वो हमारे रक्षक थे, हमें खाना खिलाते थे, हमारा ध्यान रखते थे, हमारे बच्चों की, और एक घेरा बनाकर बैठते थे महाराणा के चारों तरफ। एक इम्प्रेग्नेबल फ्रंटियर था भीलों का, जिसको कि कोई दुर्दांत, कोई सिवा बिकाऊ बिकाऊ का उनको फंडा ही नहीं था। कोई क्या मूल्य सोने का, निष्ठा, प्रेम और स्वामी भक्ति के आगे पूरी मेवाड़ की जनता को 5-5, 6-6 साल तक भोजन कराकर पालना, आप कल्पना करें सर। तो वो कर दिया उन्होंने स्कॉच अर्थ पॉलिसी से। राज सिंह जी ने पूरी जनता को खाली करके कुओं के अंदर जहर वहर डलवा के सारे खेत जला दिए गए, कुछ नहीं मिला मुगलों को जब वो यहां पर आए, और उनको आने दिया। तो देवारी तक ये पहुंच गया औरंगजेब। देवारी के पास में फिर उदय सागर जो है महाराणा उदय सिंह जी का बनाया हुआ, वहां पर इसने डेरा डाला, और वहां से इसने अपने बेटे अकबर को लगभग 30,000 सेना के साथ उदयपुर में हमला करने के लिए बोला। उदयपुर में एक कबूतर भी नहीं मिला इनको, बस कुछ बिल्कुल सिंपल जो बूढ़े बाढ़े लोग थे, कुछ बच्चे, स्त्रियां कुछ थी, वो मिली। नॉट अ सिंगल मैन टू कन्फ्रंट देम, खाली पड़ा उदयपुर। लेकिन वहां पर एक बड़ी शौर्य गाथा हुई। जगदीश मंदिर के बाहर एक चारण थे, नरू बारठ, 30 जनों ने 6 घंटे लड़ाई करके 1,000 मुगलों को मार डाला। नरू बारठ की समाधि आज भी जगदीश मंदिर के बिल्कुल बगल में बनी हुई है। तो इस तरह से 30,000 सेना जब 10-15 दिन वहां पड़ी रही अकबर की, फिर उसने गोगुंदा से एग्जिट लिया, और वो उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। गोगुंदा में राज सिंह जी की सेना और उनके सामंत तैयार बैठे थे। उसी तरह जैसे कि औरंगजेब को और उसकी पत्नी उदयपुरी को कैद किया गया था, वैसे ही अकबर को उस दर्रे में फंसाकर कैद किया गया, और बड़े बेटे जयसिंह जी के द्वारा, महाराणा राज सिंह जी के बेटे जयसिंह के द्वारा, जिनके नाम पर जयसमंद उन्होंने बाद में बनाया था। तो जयसिंह जी ने फिर बाद में दया करके उसको जाने दिया अकबर को, कि ठीक है तुम निकल जाओ। फिर वे चित्तौड़ गए। इधर दयाल शाह, जिसकी बात मैं प्रसंग पहले कर चुका हूं, जो मालवा को लूटकर, मुसलमानों से खाली कराकर, मस्जिदें तोड़कर, मौलवियों की दाढ़ियां मुंडवाकर, कुरान की प्रतियां कुएं में फेंककर पूरा रावेज करता हुआ मालवा को आ रहा था। वो जयसिंह जी से मिलता है चित्तौड़ के नीचे, और चित्तौड़ में टपकती बारिश के अंदर, उसका वीर विनोद में बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन है, पूरी मुगल सेना का सफाया हो जाता है। वहां पर इनका जो बेटा था परवेज, इसका परवेज नाम था, परवेज, वो भागकर रणथंभौर के किले में जाकर शरण लेता है, तभी बच पाता है, अन्यथा मेवाड़ की सेना उसका वहां तक पीछा करती है।
इधर छोटा बेटा भीम सिंह गुजरात और ईडर के अंदर गदर मचा रखा था उसने, जबरदस्त लूट मचाई उसने, 300 के आसपास मस्जिद उसने वहां पर ढा दी है, और खूब सारी पैसे और खूब सारे, और वो गुजरात को पूरे को जीत रहा था। राज सिंह जी ने बीच में सूरत के आसपास जब वो पहुंच गया था, तब संदेश देके उसको बुलवा लिया वापस। और मेन लड़ाई राज सिंह जी की और मुगलों की सेना की मुख्य जो 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 बीच में होती है, इधर उत्तर के पास जो चीड़वा घाटी के बाहर, वहां कंक्लूसिवली राज सिंह जी औरंगजेब की पूरी सेना को पराजित करके दिल्ली की तरफ रवाना कर देते हैं। टॉड लिखते हैं कि महाराणा राज सिंह जी का देहांत उस युद्ध में घायल होने के, उनके वुंड्स के अंदर इन्फेक्शन होने के कारण हुआ, लेकिन वो बात जमती नहीं है। वीर विनोद में जो श्यामल दास जी ने तर्क दिए हैं, जो लॉजिक दिया है, एक चार थे, बहुत प्रेमी थे महाराणा राज सिंह जी के। दोनों व्यक्ति 1680 दिसंबर के अंदर खाना खाने बैठते हैं और खाना खाते ही दोनों की आधे घंटे के अंदर मृत्यु हो जाती है। तो ये बात सिद्ध थी कि दोनों को जहर दिया गया, जैसा कि मेवाड़ में दुर्भाग्य से महाराणा सांगा को भी दिया गया था। एक प्रथा थी कि जो भी सामंतगण किसी से कभी जिसको किसी को खरीद लिया होगा औरंगजेब ने, तो ये श्यामल दास जी सिद्ध करने में सफल होते हैं। वो तर्क उनके बिल्कुल अकाट्य हैं कि महाराणा राज सिंह जी का देहांत भी वो कोई साधारण नहीं था, वो उनकी हत्या की गई थी 1680 में उस महापुरुष का। दुष्ट को दुर्दांत को छोड़ देते हैं और वो फिर धोखे से आपकी हत्या करवा देते हैं। ये पता नहीं, पूरे भारत में ये सद्गुण विकृति जो है ये मुझे लगातार दिखाई पड़ती है। और मैं ये कहता हूँ कि छठे शाठ्यम समाचरेत, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। अभिमन्यु का वध जिन्होंने किया, कृष्ण ने उनमें से किसी को भी छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके उनका वध किया। ये एक्चुअली हत्या वो नहीं, तो ये वध है, बिल्कुल और वध है ऐसे सर। न केवल इनका वध बल्कि इनके जितने भी सहाय हैं उन सबका वध जो है वो पूरी तरह से उचित है, इसमें कहीं भी कोई संदेह की ठीक बात बात नहीं। होना ही चाहिए था, क्योंकि मेवाड़ के घराने को हम और भी ज्यादा ये बात दुखद है, क्योंकि आप मेवाड़ के राजघराने के पास तो अनुभव था। आप इग्नोरेंस का बहाना नहीं ले सकते कि हमें नहीं पता था। आपको पता था कि किस तरह धोखा दे देकर अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह जी को मारा था। आपको पता था कि किस तरह से रणथंभौर के अंदर राव राजा हम्मीर के साथ धोखा किया गया था। आपको पता था कि किस तरह से आपके जनरल्स को खरीदा गया था। तो आप तो ये नहीं कह सकते थे कि हम तो भाई पुराना, हमारे पास नया एनिमी था। बाप्पा रावल ने तो कभी क्षमा नहीं किया इसको, मोहम्मद बिन कासिम को ठोकते हुए ईरान तक छोड़कर आए थे। तो आप सही कह रहे हैं, सद्गुण विकृति है, बट अब उसकी कीमत चुका रहे हैं। पर परमात्मा का कोई विधान है, शायद कुछ होगा, आई डोंट नो क्यों था। बट चलिए, तो ये आपने बहुत सुंदर पूरा वर्णन किया।